इस भयानक जंग के बीच खौफनाक साजिश का कच्चा चिट्ठा लेकर हाजिर हूं मैं, प्रशांत चुरहे। पुतिन ने साबित कर दिया कि रूस यूक्रेन युद्ध तो अब उनकी ही शर्तों पर खत्म होगा। पुतिन ने अमेरिका, यूरोप और नेटो को न सिर्फ घुटनों पर ला दिया है, बल्कि 10 दिन में दूसरी बार ऐलान कर दिया है कि जब तक रूस पूर्वी यूक्रेन के डॉनबास पर पूरी तरह से कब्जा नहीं कर लेगा, तब तक रूस इसी तरह से यूक्रेन पर तूफानी हमले करता रहेगा। और पुतिन के इस ऐलान से न सिर्फ यूरोपीय देशों में कोहराम मचा हुआ है, बल्कि ज़ेलेंस्की ने इसे अब यूक्रेन के वजूद पर अब तक का सबसे बड़ा खतरा बता दिया है। %80 जीता डॉनबास, 100% बारूदी हमलों से कब्जा। रूस यूक्रेन जंग को लेकर पुतिन के तेवर और यूक्रेन पर रूसी हमले बेहद खतरनाक साबित हो रहे हैं। ना तो ट्रंप पुतिन को समझा पाए हैं और ना ही यूरोप और नेटो के हथियार रूस को रोक पाए हैं। आप राष्ट्रपति पुतिन के मजबूत इरादों का इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि पिछले 10 दिन में दूसरी बार पुतिन ने डंके की चोट पर कह दिया कि अगर ज़ेलेंस्की के यूक्रेन ने रूस को पूर्वी यूक्रेन का बड़ा हिस्सा, जिसमें डॉनबास का इलाका आता है, अगर नहीं दिया तो रूस भीषण बारूदी हमले के दम पर पूरे डॉनबास पर ही कब्जा कर लेगा। तो वहीं दूसरी तरफ मॉस्को में पुतिन ने ट्रंप के दामाद और ट्रंप के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ से मीटिंग के दौरान ही कह दिया था, जो शर्त और बातें 15 अगस्त 2025 को ट्रंप के साथ अलास्का मीटिंग में हुई थी, रूस उन शर्तों और बातों से रत्ती भर भी पीछे नहीं हटेगा। अब सबसे पेचीदी और खतरनाक स्थिति इस वक्त नेटो देश ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी की होती जा रही है, जो कहीं ना कहीं रूस से सीधी जंग में उलझते जा रहे हैं। दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि ट्रंप ने पुतिन को एक तरह से ग्रीन सिग्नल दे दिया है ताकि वो पूर्वी यूक्रेन में तेजी से अपना मिशन पूरा कर ले। ऐसे हालात में रूस ने पूर्वी, दक्षिण पूर्वी और उत्तर और मध्य यूक्रेन के कम से कम 32 इलाकों पर भीषण हमले पिछले 3 हफ्तों में ही कर दिए। फिलहाल पुतिन ने भारतीय मीडिया को मॉस्को में दिए गए बयान में एक बार फिर से नेटो, यूरोप और यूक्रेन को खुला चैलेंज दिया है कि रूसी सेना को या तो बिना युद्ध के पूरा डॉनबास का इलाका सौंप दो, वरना रूस बारूदी हमलों से 100% डॉनबास पर पूरी तरह से कब्जा कर लेगा। 100% डॉनबास जीतेंगे पुतिन, बात से मानो वरना बारूदी हमला। अगर देखा जाए तो 4 साल की रूस यूक्रेन जंग में पूर्वी यूक्रेन पर सबसे ज्यादा हमले रूसी सेना कर रही है। खास तौर से डॉनबास प्रांत पर, जो पूर्वी यूक्रेन का एक बहुत बड़ा इलाका है। डोनेत्स्क और लुहांस्क दोनों इलाकों को मिलाकर जो इलाका बनता है वही डॉनबास कहलाता है। और इसी डॉनबास पर पुतिन की नजरें गड़ चुकी है, जो लगातार डोनेत्स्क और लुहांस्क में हमले कर रहे हैं। रूसी सेना के कमांडरों को सख्त आदेश है कि वो सबसे पहले डॉनबास के पूरे इलाके पर कब्जा करें, ताकि यूक्रेन, नेटो और यूरोप पर युद्ध विराम का जबरदस्त दबाव बनाया जा सके। और यही वजह है कि रूस ने 21 अक्टूबर 2025 के बाद से यूक्रेन के कम से कम 20 से 25 शहरों पर बड़े मिसाइल और ड्रोन से हमले किए। पूर्वी यूक्रेन का पोक्रोवस्क, कुपियांस्क, लुहांस्क, डोनेत्स्क, खेरसोन, खार्किव, सुमी, चर्निव और जापोरिजिया पर इस वक्त रूस के भीषण हमले चल रहे हैं। लेकिन इन सभी जगहों में से पूर्वी यूक्रेन का डॉनबास, जो कि डोनेत्स्क और लुहांस्क को मिलाकर बना है, उस पर तो पुतिन कब्जा करना चाहते हैं। और यही वजह है कि यहाँ पर रूस महीनों से तूफानी हमले करने में जुटा है। जरा इन आंकड़ों पर भी नजर डालिए। दिसंबर 2025 तक
रूस ने डॉनबास के डोनेट्स्क पर फोकस किया है, जहां 1,70,000 से 2,20,000 से ज्यादा रूसी सैनिक जंग कर रहे हैं। रूस के मुख्य हमले दक्षिण पूर्वी मोर्चे पर हो रहे हैं, जहां रूस धीरे धीरे आगे बढ़ता जा रहा है। वहां पर रूसी सेना यूक्रेनी सेना पर हर दिन औसतन 40 से ज्यादा हमले कर रही है, जिनमें ड्रोन, ग्लाइड बम और तोपखाने भी शामिल हैं। अब तक के रूसी मिसाइल और ड्रोन हमलों की कुल संख्या यूक्रेन पर 37,000 से भी ज्यादा बताई जा रही है, जिनमें से बड़ा हिस्सा पूर्वी यूक्रेन के डॉनबास पर केंद्रित है। CSIS के अनुसार 2022 से नवंबर 2024 तक रूस ने 5,000 से ज्यादा मिसाइलें और 20,000 से ज्यादा ड्रोन यूक्रेन पर दागे थे। लेकिन साल 2025 में अब तक रूस ने 2024 के मुकाबले 2 गुने मिसाइल और ड्रोन हमले यूक्रेन पर कर दिए हैं। ISW के मुताबिक 2025 में रूसी सेना ने यूक्रेन के डॉनबास पर रोजाना 170 ज्यादा हमले किए हैं, जिनमें से 40% से ज्यादा हमले तो रूस के तोपखानों और ड्रोन से किए गए हैं। जनवरी 2024 से दिसंबर 2025 तक रूस ने 5,828 से ज्यादा ड्रोन, 27 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइलें और 115 से ज्यादा क्रूज मिसाइलें दागी है। रूस के कुल हमलों में से डॉनबास पर ही 60 से 70% हमले किए गए हैं, यानी अकेले डॉनबास पर ही रूसी सेना 4,000 से ज्यादा घातक हमले कर चुकी है। Важчих моментів нашої історії. Зараз тиск на Україну один з найважчих. Зараз Україна може опинитися перед дуже складним вибором. Або втрата гідності, або ризик втрати ключового партнера. Або складні 28 пунктів, або вкрай важка зима. Найважча та подальший ризик. Well, he'll have to like it, and if he doesn't like it, then they should just keep fighting, I guess. पुतिन जीतेंगे डॉनबास, अफ्रीकी सेना का हमला शुरू। जो तस्वीरें अब सामने आई है वो बहुत हैरान करने वाली हैं, और आंकड़े तो और भी ज्यादा हैरान करने वाले हैं। जरा देखिए, पुतिन डॉनबास और पूरे पूर्वी यूक्रेन पर किस तरह से हमले कर रहे हैं। पुतिन ने हाल ही में डॉनबास को रूस का अविभाज्य हिस्सा बताया है और कहा कि रूस इसे 2025 के आखिर तक पूरी तरह से अपने कब्जे में ले लेगा। पुतिन यूक्रेन को डॉनबास से अपनी सेनाओं को पीछे हटाने की मांग भी कर रहे हैं, वरना वो बारूदी हमलों के दम पर यूक्रेन के पूरे डॉनबास को ही छीलने का दावा कर रहे हैं। पुतिन ने दावा किया कि डॉनबास में रूसी सेना जीत रही है और पोक्रोवास मिर्नोहराद को भी घेर लिया गया है। रूस का दावा है कि उसकी सेनाओं ने इस साल यूक्रेन की लगभग 5,000 वर्ग किलोमीटर जमीन पर अब अतिरिक्त कब्जा कर लिया है। इधर रूस की अफ्रीकी सेना ने यूक्रेन के साथ साथ अमेरिका और यूरोप को भी हैरान कर दिया है। रूस ने अफ्रीकी देशों से भर्ती किए गए लड़ाकों को, जिन्हें अक्सर ब्लैक वार्नर्स कहा जाता है, उन्हें यूक्रेन की जंग में उतार दिया गया है। यूक्रेनी खुफिया एजेंसी यानी HUR और विदेश मंत्रालय के मुताबिक 2024 की गर्मियों से रूस ने अफ्रीकी भर्ती को मीट असॉल्ट यानी मानव लहर हमलों में भेजना शुरू कर दिया था। जनवरी 2025 की रिपोर्ट में दावा किया गया था कि सेंट्रल अफ्रीकी गणराज्य यानी कि CAR ने सैनिकों को यूक्रेनी फ्रंट लाइन पर भेजा है। जून 2025 में फ्रांस 24 की रिपोर्ट के मुताबिक सैकड़ों अफ्रीकी लड़ाके रूसी सेना में शामिल भी हो चुके थे। नवंबर 2025 में यूक्रेन ने 1,436 से ज्यादा अफ्रीकी नागरिकों को रूसी सेना में लड़ते हुए पहचाना भी है। रूस की तरफ से यूक्रेनी सेना पर अफ्रीकी लड़ाकों के ये हमले पूर्वी यूक्रेन के डॉनबास में हो रहे हैं। यूक्रेन के विदेश मंत्री आंद्रेई सिबिहा के मुताबिक अब तक 1,436 अफ्रीकी लड़ाकों को पहचाना जा चुका है, लेकिन वास्तविक संख्या ज्यादा हो सकती है। ये रूस की घरेलू भर्ती की कमी को पूरा करने के लिए किया जा रहा है। दावे के मुताबिक रूस की तरफ से लड़ रहे अफ्रीकी लड़ाके केन्या, दक्षिण अफ्रीका, युगांडा, घाना, सेनेगल, कैमरून, सेंट्रल अफ्रीकी गणराज्य, सिएरा लियोन और सोमालिया जैसे देशों से आ रहे हैं। Значит, мы до сих пор
значит, получаем заходы о прекращении боевых действий там. Войска Украины уйдут из занимаемых ими территорий, вот тогда и прекратятся боевые действия. Не уйдут, мы добьемся этого вооруженным путем. Вот. रूस यूक्रेन युद्ध खत्म करने की अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की विवादास्पद योजना पर यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की भड़क गए हैं। यूक्रेन ने भी इस प्रस्ताव पर असहमति जताई है। ऐसे में प्रस्ताव के लागू होने से पहले ही अब विवाद और ज्यादा बढ़ गया है। अमेरिकी सीनेटरों ने भी इसकी कड़ी आलोचना की है। वहीं जर्मनी के फ्रेडरिक मर्ज ने तो दो टूक कह दिया है कि नेटो किसी भी कीमत पर रूस को जंग नहीं जीतने देगा। यूरोपियन यूनियन की विदेश नीति की प्रमुख काजा कैलस ने भी चेतावनी दी है कि अगर यूक्रेन को दबाया गया तो नतीजे बहुत खतरनाक होंगे। It is clear that Russia does not want peace, and therefore we need to make Ukraine as stronger as possible in order to them to be ready to stand up for themselves in this very, very difficult time. It could be a pivotal week for diplomacy. कुल मिलाकर रूस पूर्वी यूक्रेन का डॉनबास पूरी तरह से जीतने में जुटा हुआ है और पुतिन ने जिस तरह से डॉनबास को लेकर ऐलान किया है उससे तो ये तय है कि रूस किसी भी कीमत पर यूक्रेन को डॉनबास से खदेड़ने के लिए जंग करता रहेगा। प्रस्ताव तो शांति समझौते का भी है, लेकिन फ्रांस, जर्मनी और ब्रिटेन ने ज़ेलेंस्की को ट्रंप के बनाए युद्ध समझौते के खिलाफ भड़का दिया है। नेटो देशों को डर है कि ट्रंप के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ और दामाद कुशनर पुतिन के सामने यूक्रेन का पक्ष नहीं रख पाएंगे। नेटो ने अमेरिका के विदेश मंत्री मार्क रूबियो को भी इस पीस डील से दूर रखने पर बेहद नाराजगी जाहिर की और इसे खतरनाक कदम बताया। और इसके बाद रूस ने 32 देशों के सैन्य संगठन नेटो को अब सीधे सबक सिखाने का भी मिशन पूरी तरह से ऑन कर दिया है। जर्मनी ने रूस से लड़ने के हथियार निकाल लिए हैं। एस्टोनिया ने पुतिन से युद्ध के लिए सेना उतार दी है। फ्रांस ने रूस से फुल एंड फाइनल का ऐलान कर रखा है। पुतिन को ब्रिटेन ने परमाणु वार्निंग दे डाली है। नेटो रूस का महायुद्ध अब भड़क गया है। यूक्रेन में पुतिन की आसान जीत को जिन्होंने मुश्किल बना रखा है वो नेटो देश अब आक्रामक हो गए हैं। नेटो ने रूस को हराने के लिए सीधे युद्ध में कूदने के सिग्नल दे दिए हैं। ये देखिए पहला हथियार जिसे जर्मनी ने रूस के बढ़ते खतरे के बीच वॉर जोन में तैनात कर दिया है। जर्मनी के मिलिट्री बेस अचानक बहुत ज्यादा एक्टिव हो गए हैं। जर्मनी की पूरी फौज हाई अलर्ट पर है। जर्मनी का एक एक अड्डा इस वक्त युद्ध के लिए तैयार किया जा रहा है, क्योंकि यूक्रेन का फ्रंट अब ना ज़ेलेंस्की के बस की बात रही, ना ही डोनाल्ड ट्रंप के। अब पुतिन से टकराएगा दुनिया का सबसे ताकतवर सैन्य संगठन नेटो। ये एरो डिफेंस सिस्टम है, इजराइल का सबसे दमदार डिफेंस सिस्टम, जिसे जर्मनी ने बर्लिन से 100 किलोमीटर दूर शोनवाल्डे एयरबेस पर तैनात कर रखा है। जर्मनी ने एरो सिस्टम का बारूदी ड्रिलर दिखाने के बाद यह ऐलान किया कि ये नेटो का डिफेंस अभेद्य बनाएगा। This protects not only Germany,
but also NATO command structures and reinforcement corridors on German soil, both essential to the alliance. पुतिन के दुश्मन सिर उठा रहे हैं, उन्हें ललकार रहे हैं। कोई हथियार दिखा रहा है, कोई सैन्य तैनाती बढ़ा रहा है। इस बीच नेटो और यूरोपीय महाशक्तियों ने प्रेसिडेंट ट्रंप के पीस प्लान और पीस मेकर दोनों पर आपत्तियां जताई है। मियामी में यूक्रेन और यूरोपीय देशों के बीच बैठक में ट्रंप का खुल्लम खुल्ला विरोध किया गया। नेटो के ज्यादातर सदस्य स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर से डरे हुए हैं, क्योंकि ये दोनों रूस यूक्रेन में शांति समझौते की अगुवाई कर रहे हैं, जबकि दोनों के पास डिप्लोमेसी का कोई अनुभव नहीं है। स्टीव विटकॉफ न्यूयॉर्क के रियल एस्टेट कारोबारी हैं, वहीं जेरेड कुशनर की काबिलियत उनका ट्रंप का दामाद होना है। ट्रंप ने रूस यूक्रेन पीस डील का जिम्मा मार्क रूबियो की जगह जब से इन दोनों को सौंपा है, यूरोप में हड़कंप मचा हुआ है। कुशनर और विटकॉफ से नेटो और यूरोपियन यूनियन के सहयोगी बेहद नाराज हैं, जिसकी वजह एक टॉप सीक्रेट मीटिंग कॉल की ट्रांसक्रिप्ट लीक होना है, जिसमें जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज, फ्रेंच प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रों और प्रेसिडेंट व्लादिमीर जेलेंस्की पुतिन के खिलाफ प्लान बना रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक उस बातचीत में चांसलर मर्ज और मैक्रों ने जेलेंस्की को साफ साफ चेतावनी दी कि ट्रंप पुतिन को जल्दबाजी में रियायतें देकर यूक्रेन को धोखा दे सकते हैं। लीक हुई ट्रांसक्रिप्ट में कई यूरोपीय नेताओं ने विटकॉफ और कुशनर का बार बार जिक्र किया। ट्रंप ने जिन्हें तुरूप का पत्ता बताया, उन पर ही नेटो को यकीन नहीं है, जबकि नेटो और यूरोप रूस के साथ डील में अमेरिका के विदेश मंत्री मार्क रूबियो की गैर मौजूदगी चाहते हैं। मार्क रूबियो ने पुतिन के साथ पीस डील में बड़ी मुश्किलों में डाल दिया था। रूबियो सबसे पहले युद्ध रोकने की शर्त पर डटे थे। रूबियो ने युद्ध समझौते के बाद यूक्रेन को दोबारा मजबूती देने की वकालत की थी। हालांकि ट्रंप के नए पीस प्लान में ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है। उधर पीस डील फाइनल होने से पहले ही जेलेंस्की को नेटो कई तरह से तसल्ली देने की कोशिश में जुटा है। नेटो के टॉप मिलिट्री कमांडर ने रूस के हाइब्रिड हमले का मुंहतोड़ जवाब देने का भी ऐलान किया है। Those hybrid threats are a real issue, and I do think that we can anticipate more of that happening. So I mentioned the UAS activity. We saw the UAS events and spilling over into Poland recently. We've seen the sabotage on the Polish railway. All of those things are part of this hybrid network of activity. Some of it reckless, some of it intentional, but it doesn't really matter to me. It's something that we have to be able to respond to. So first off, I think it's important that we attribute it and that we say that, yeah, we know that Russia is behind some of this. Maybe not all of it, but certainly some of it. And our public should know that. अब जरा ये तस्वीर भी देखिए। प्रेसिडेंट जेलेंस्की को ट्रंप के खिलाफ भड़काने वाले लीडर एक साथ हैं। असल में ये सभी लीडर पुतिन के फ्यूचर प्लान से खौफ में हैं। रूस से निपटने के लिए यूरोपीय देशों में मेगा बजट वाली डिफेंस डील हो रही है। ब्रिटेन ने नॉर्वे के साथ एक बड़ा रक्षा सौदा किया है। यह डील ऐसे समय में हुई है जब रूस के बढ़ते खतरे के बीच नॉर्वे ने ब्रिटेन से 10 बिलियन पाउंड यानी करीब 13 बिलियन डॉलर के जंगी जहाज खरीदे हैं। इस नई डील से ब्रिटेन और नॉर्वे की नौसेनाएं नॉर्थ अटलांटिक में साथ साथ काम करेंगी। दोनों देशों के बीच मेंटेनेंस, टेक्नोलॉजी और हथियार भी साझा किए जाएंगे। उधर पुतिन ने ट्रंप के बनाए पीस प्लान पर समझौते का मन बना रखा है, जिससे रूस को यूक्रेन का बड़ा हिस्सा मिल जाएगा। लेकिन इस शर्त को नेटो के 30 देश मानने को तैयार नहीं हैं। सवाल है कि क्या पूरे यूरोप को लग रहा है कि ट्रंप ने पुतिन की युद्ध विराम वाली शर्तों को मानकर एक तरह से यूक्रेन के साथ पूरे यूरोप को भी संकट में डाल दिया है? क्या अमेरिका ने नेटो को बहुत बड़ा धोखा दे दिया है और इस धोखे का सबसे बड़ा खामियाजा अब यूक्रेन नहीं बल्कि यूरोप उठाएगा? क्या इसीलिए नेटो में अमेरिका की लीडरशिप खत्म होती हुई नजर आ रही है? नेटो में सबसे पावरफुल अमेरिका और तुर्की हैं। दोनों देश फिलहाल पुतिन के पाले में दिख रहे हैं।
काला सागर में यूक्रेन के हमले के बाद तुर्की भी यूक्रेन पर भड़क गया है। Dışişleri Bakanları ve Milli Savunma Bakanı olarak hep beraber bir araya gelip daha fazla neler yapabiliriz? Özellikle Karadeniz'de şu anda son yapılan saldırılar aslında bizim Türkiye olarak en baştan itibaren yaptığımız uyarının ne kadar haklı olduğunu gösterdi. Çünkü savaşın coğrafyası giderek yaygınlaşıyor. Kullanılan yöntemler yaygınlaşıyor, coğrafya yaygınlaşıyor. Bu çok korkutucu bir şey. Şimdi artık açık deniz bizim münhasır ekonomik sahamızda devam etmekte olan seyretmekte olan iki gemiye yapılan bu saldırının aslında Karadeniz'deki seyir sefer emniyetini tehlikeye attığı için Karadeniz'i ticarete kapalı bir alan haline getiriyor, insan ulaşımına kapalı bir alan haline getiriyor. एर्दोआन का एक्टिव होना ही ज़ेलेंस्की के लिए खतरे का सिग्नल है। एर्दोआन ऐसे लीडर हैं जिन्हें जहां फायदा दिखता है वो उसी गुट के हो जाते हैं। फिलहाल प्रेसिडेंट ट्रंप ने पुतिन से दोस्ती गांठ ली है। तुर्की नेटो सदस्य देश है, इसीलिए वो सुपर पावर की राह पकड़ चुका है। तुर्की वहीं रहेगा जहां अमेरिका होगा, जहां मुनाफा होगा। यानी ये जो वॉर प्लान है वो अब यूरोप बनाम पुतिन हो चुका है, जिसमें एक तरफ तो रूस और अमेरिका हैं और दूसरी तरफ यूक्रेन और यूरोप के 31 देश। यूरोपीय संघ यूरोप के 27 देशों का एक समूह है। दूसरे विश्व युद्ध के बाद 1951 में 6 देशों ने मिलकर इस संघ को बनाया, जिसमें वक्त के साथ साथ सदस्य देश बढ़ते चले गए। यूरोपीय संघ दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक है।